नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम कवि भूषण द्वारा रचित शौर्य इस पूरक पठन का अध्ययन करने जा रहे हैं। कवि भूषण ये शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं में शिवाजी महाराज और राजा छत्रसाल की वीरता का बखूबी बखान किया है और उन्होंने इस बखान में अतिशयोक्ति अलंकार का भर भर कर प्रयोग किया है। दोस्तों, इस कविता में कवि भूषण ने पहली पंक्ति में शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच हो रहे युद्ध के दृश्य को बहुत ही अतिशयोक्तात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। आइए कविता का पहले हम वाचन करते हैं, बाद में उसका भावार्थ देखते हैं। छूटत कमान और 3 गोली बानन के, देखिए यहाँ पर 3 की जगह तीर होना चाहिए। छूटत कमान और तीर गोली बानन के, मुश्किल होत मोर्चान खून की ओट में। ता समय शिवराज हुकुम कै हल्ला कियो, दाबा बांधी परो हल्ला वीर भट जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कीमती यहाँ लगी जाकी भट जोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, अरे मुख घाव दे दे कूद परे कोट में। आइए कविता का अर्थ देखते हैं। छूटत कमान और तीर गोली बानन के, यहाँ पर कवि भूषण ने युद्ध भूमि में शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी महाराज के सेना के समक्ष मुगलों की सेना कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है और उन्हें युद्ध भूमि में भी मुश्किल होत मोर्चान का अर्थ युद्ध भूमि की आड़ में भी, मतलब छिप कर भी शिवाजी महाराज के सेना से मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है। ता समय, समय का अर्थ समय। शिवराज हुकुम के हल्ला क्यों, अब जब शिवाजी महाराज ने देखा कि मुगल उनकी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ हो रहे हैं, कमज़ोर साबित हो रहे हैं, उसी समय शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, आज्ञा दिया कि वो मुगलों पर हमला कर दे। हल्ला किए मतलब हमला कर दे। दाबा बांधी परो हल्ला भीर भट जोट में, दाबा बांधी परो हल्ला। और जैसे ही शिवाजी महाराज की आज्ञा मिलती है, शिवाजी महाराज के सैनिक तुरंत दुश्मन की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। वीर भट जोट में, जोट मतलब समूह, भट मतलब शत्रु। तो शिवाजी महाराज के सैनिक वीरता पूर्वक शत्रुओं के समूह पर, में मतलब में, आक्रमण कर देते हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, और भूषण जी कह रहे हैं, भनत मतलब कह रहे हैं, तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, कहाँ तक तेरी हिम्मत का बखान किया जाए। भूषण जी इस दृश्य को देखते हुए कहते हैं कि हे शिवाजी महाराज, आपकी ताकत का बखान मैं कहाँ तक करूँ, मेरे पास तो उस बखान को करने के लिए शब्द ही नहीं है। कीमती यहाँ लागी भट जोट में, कीमती यहाँ लागी भट जोट में, कि उनकी जो कीमत है दुश्मनों के झुंड में, वो दुश्मन उनसे भी देखकर डर जा रहे हैं। कीमती यहाँ लागी जाके भट जोट में, अर्थात जो दुश्मनों के समूह में जा करके अपने आप को, अपनी वीरता को प्रदर्शित कर दे, उसकी कीमत कितनी अधिक होगी। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे। और जैसे ही शिवाजी महाराज की आज्ञा मिलती है, शिवाजी महाराज के जो सैनिक होते अपने मूँछों पर ताव दे दे। मूँछों को ताव देना मतलब अपने शक्ति को दिखाते हुए, सामने शत्रु को डराते हुए, कंगूरन पे पाँव दे दे
दोस्तों कंगूरा जो होता है किले के ऊपर का वह हिस्सा होता है जो थोड़ा सा नुकीला होता है। तो उन्हीं कंगूरों पर शिवाजी के जो सैनिक है पैर दे करके किले में प्रवेश करते हैं। अगर वहाँ पर कोई शत्रु खड़ा है, मुगलों की कोई सेना है वहाँ पर, तो उनके मुख पर घाव देकर, उनके मुख पर हमला देकर के वो किले में कूद पड़ते हैं। अरे मुख घाव दे दे, अरे मतलब शत्रु के मुख पे घाव करके हमला करके कूद पड़े कोट में, कोट मतलब किला में, वे किला में कूद पड़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा पहली पंक्ति में किस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए भूषण जी ने शिवाजी महाराज की वीरता का परिचय दिया है कि उनकी वीरता के सामने और उनकी सेना के सामने मुगलों की विशाल सेना भी कमज़ोर पड़ जाती है। आइए अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। दोस्तों अगली पंक्ति में कवि भूषण ने उस समय का वर्णन किया है जब शिवाजी महाराज की सेना युद्ध करने के लिए आगे बढ़ती है, युद्ध करने के लिए प्रस्थान करती है। इतने जोश में प्रस्थान करती है कि उनका जोश देखकर पूरे वातावरण में, पूरे धरती में एक खलबली मच जाती है। उसी खलबली का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो कवि ने यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। देखते हैं। साजी चतुरंग सैन्य रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूखन भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उछलत है, पारा सो तरनी धूरी धरा में लगत झिमी, थारा पर पारा पारावार यो हलत है। दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं। साजी चतुरंग सैन रंग में तुरंग चढ़ी, यहाँ पर शिवाजी महाराज की सेना के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी सेना कैसी थी, चतुरंगी सेना। चतुरंगी मतलब 4 तरह के लोग उनकी सेना में थे, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। ये 4 तरह के जो है सेना में उनके लोग थे। एक हाथी वाली सेना, दूसरा सेना जो घोड़ों पर सवार थे, तीसरा रथ और चौथा जो थे पैदल सेना थे। रंग में तुरंग चढ़ी, और इस तरह से उनकी सेना जो है आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। सरजा अर्थात शेर या शेर का बच्चा। तो शिवाजी महाराज जो एक शेर के समान जंग अर्थात युद्ध जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगणी सेना के साथ बहुत जोश में एक शेर के समान या शेर के बच्चे के समान आगे बढ़ रहे हैं और वो युद्ध जीतने के लिए चल रहे हैं। भूखन अर्थात भूषण जो कवि है, भनत अर्थात कहते हैं, भूषण जी कहते हैं नाद बेहद नगारन के। और जब शिवाजी की सेना युद्ध के लिए चल रही है तो बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं। नगारन मतलब नगाड़े, नाद मतलब ध्वनि, बेहद मतलब बहुत अधिक मात्रा में। तो जब शिवाजी की सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है तो उस समय बहुत बड़े बड़े नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जिनकी जो आवाज़ है, जिनकी ध्वनि है, चारों तरफ एकदम अधिक मात्रा में फैल रही है। और उस ध्वनि का क्या असर होता है, नदी नद मत गैवरन के रलत है। नदी नद अर्थात नदी नाले, नद मतलब नाले, मद गैवरन के रलत है। मद अर्थात होता है झाग, पेच, जो कभी कभी गुस्से में हमारे मुंह से ज़्यादा हम बोलते तो झाग निकलता है, या फिर किसी विषैले चीज़ों को खाने के बाद जो है झाग निकलता है, वो झाग। गैवरन मतलब हाथी। तो यहाँ पर कवि भूषण कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं और क्योंकि शिवाजी महाराज के सेना में
विशालकाय हाथी भी हैं, तो वो ध्वनि सुनकर के हाथियों को भी जोश आ जाता है और उसी जोश में उनके मुख से मद अर्थात फेज निकलने लगते हैं। रलत है मतलब बहने लगते हैं, और इस तरह से बहने लगते हैं कि जितने भी आसपास वहाँ पर नदी नाले हैं सब हाथियों के फेज से जो झाग है उससे भर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। एल फैल इधर उधर, खैल भैल, खैल बैल का, एल फैल इधर उधर, खैल भैल मतलब खलबली, खलक अर्थात विश्व में, गैल गैल मतलब गली गली। तो हर जगह शिवाजी की सेना जब चल रही है तो हर जगह इधर उधर पूरे विश्व में, पूरे गली गली में एक खलबली मच गई है। गजन की ठेल पेल, सैल उछलत है। सैल का अर्थ है पर्वत, उछलत है उखड़ जाते हैं। गजन का अर्थ तो आपको पता ही होगा, हाथी। तो शिवाजी महाराज की सेना जब चलती है और हाथियों के चलने से, हाथियों के चलने से जो बड़ी बड़ी पर्वत है वो भी जड़ से उखड़ जाते हैं। तारा सो तरनी धूरी धरा में लागत जिमी। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार शिवाजी की सेना जो है चल रही है पूरे जोश में, उत्साह में, तो चारों तरफ धूल ही धूल जो है वो उड़ रही है, और धूल इतनी अधिक मात्रा में उड़ रही है कि उसने जो है सूर्य को ढक लिया है। तरनी अर्थात सूर्य, उसने सूर्य को ढक लिया है। अब वो सूर्य भी एकदम छोटा नजर आ रहा है, उसकी रोशनी भी एकदम धूल में छिप गई है, और सूर्य अब छोटे से तारे के समान नजर आ रहा है। धूरी धरा में लागत जिमी, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ धरा में, धरती में धूल ही धूल छा गया है, जिसके कारण सूर्य भी ढक गया है और एक छोटे से तारे के समान प्रतीत हो रहा है। थारा पर पारा, पारावार यो हलत है। अब जिस प्रकार एक थाली में, पारावार मतलब परात, बड़ा सा परात होता है ना, बड़ी थाली गांव में देखो पीतल या तांबे की मिलती है। तो जिस प्रकार एक बड़ी परात में पारा रख दिया जाए और जिस तरफ हम उस थाली को, उस परात को हिलाते हैं, तारा उसी तरफ जो है वो लुढ़क जाता है। तो ठीक इसी तरह से इस धरती पर जो समुद्र है वो समुद्र भी पारे के समान हिल रहा है। और पारे के समान क्यों हिल रहा है? क्योंकि शिवाजी की सेना चल रही है, बड़े बड़े हाथी घोड़े ये चल रहे हैं, और उनके चलने से पूरी पृथ्वी में कंपन हो रहा है। और उसी के कारण जो समुद्र है वह एक परात में रखे हुए पारे के समान जहाँ भी कंपन पाता है, जहाँ भी निचला हिस्सा पाता है उसी तरफ हिल रहा है। मतलब समुद्र में भी लहरें जो हैं जोर जोर से हिलने लगी हैं। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज की सेना की वीरता का और युद्ध के समय चलते हुए जोश का वर्णन करने के लिए कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। दोस्तों आइए अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। इस पंक्ति में कवि भूषण ने यह बताने का प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ शिवाजी के समय में मुगल शाही थी, शिवाजी महाराज वहाँ वहाँ पर अपना दावा जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए इन्होंने प्रकृति के विभिन्न पशु पक्षियों को अपना माध्यम बनाकर उदाहरण दिया है। आइए देखते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिरताज को, दावा पुरहुत को पहाड़न के कुल पर, दावा सब पक्षिन के गोल पर बाँझ को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे,
पूरब पक्षा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। अभी यहाँ पर देखिए कवि ने कहा है कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। आप लोग को पता है गरुड़ और नाग की आपस में पटती नहीं है, तो गरुड़ किस पर दावा करता है, किस पर अपना हक दिखाता है, नाग पर, सर्पों पर। दावा नाग जूह पर सिर सिरताज को। अब यहाँ पर नाग का अर्थ होगा हाथी। तो जिस प्रकार शेर का दावा जो है हाथुओं पर होता है, जूह जूह मतलब जिस प्रकार जो शेर होता है वह हाथियों पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। दावा पुरोहित को पहाड़न के कुल पर। और जिस प्रकार पुरोहित का अर्थ है यहाँ पर इंद्र भगवान। इंद्र भगवान किस पर दावा अपना जो है प्रस्तुत करते हैं, पहाड़ों पर। दावा पुरोहित को पहाड़न के कुल पर। तो जिस प्रकार इंद्र जो है वो पहाड़ों पर अपना अधिकार जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। दावा सब पक्षियों के गोल पर बाज पर, और पक्षियों के गोल पर अर्थात समूह पर। जिस प्रकार सभी पक्षियों के समूह पर बाज जो होता है, बाज पक्षी, वह अपना दावा प्रकट करता है। उसी प्रकार भूषण जी कहते हैं, भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज में। तो जिस प्रकार इस अखंड संसार में, इस अखंड पृथ्वी पर, मही मतलब पृथ्वी पर रवि का दावा है, रवि अर्थात सूर्य का दावा है, सूर्य की किरणों के समाज पे सूर्य का दावा है। सूर्य उसे अपनी रोशनी दे करके प्रकाशित करता है। उसी प्रकार पूरब पक्षा अर्थात पूरब पश्चिम, देश दक्षिण ते और दक्षिण तक, उत्तर लो उत्तर तक अर्थात चारों दिशाओं में, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। जहाँ भी पातशाही अर्थात मुगल शाही है, मुगलों का राज है, वहाँ पर शिवाजी महाराज अपना दावा प्रस्तुत करते हैं और वहाँ से वो मुगलों को खदेड़ कर अपने स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं। अब इस अगली पंक्ति में उन रानियों की स्थिति का वर्णन किया गया है जो शिवाजी महाराज की सेना की बाद डरकर अपने राज्य से बाहर भाग जाती हैं और जंगल में जाकर रहने लगती हैं। दोस्तों यहाँ एक बात मैं बता देना चाहूँगी कि शिवाजी महाराज जो है वो स्त्रियों का बहुत सम्मान किया करते थे। ये जो स्त्रियाँ हैं मुगलों की, जो बेगमें थी या जो रानियाँ थी, वे डर के कारण अपने राजभवन को छोड़ करके जंगलों में चली जाती हैं। शिवाजी महाराज ने उन पर या उनकी सेना ने उस पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया था। अब आइए इस कविता का अर्थ देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब यहाँ पर देखिए दोनों पंक्तियाँ लगभग एक जैसी होंगी लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यहाँ पर मंदिर का अर्थ है महल। ये रानियाँ जब शिवाजी महाराज का आक्रमण उनके राज्य पर नहीं हुआ था, ऊंचे बड़ी बड़ी इमारतों में, महलों के अंदर रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। लेकिन शिवाजी महाराज के आक्रमण के बाद यही रानियाँ जो है ये ऊंची घोर जो है जंगलों में, पर्वतों में आकर के रहती हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। महलों में ये रानियाँ जो हैं उत्तम से उत्तम फलों पकवानों का सेवन करती थीं, लेकिन अब वे जंगलों में उपलब्ध जो कंदमूल मिलते हैं, जो फल मिलते हैं, उन्हीं का वो सेवन कर रही हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तब महलों में 3 बार खाती थी, 3 बेर अर्थात 3 बार खाती थी।
स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया करती थी, लेकिन आज वे जंगल में तो वे 3 बेर खाती, मतलब मात्र वे 3 बेर खाती। बेर यहाँ पर वो फल, जिस फल का हम सेवन करते हैं। तो अर्थात वो रानियां महलों में रहकर 3 बार स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करती थी, लेकिन आज जंगल में रहकर वो सिर्फ 3 बेर खाकर ही अपना जीवन चला रही हैं। भूषण शिथिलंग, भूषण शिथिलंग। भूषण जी कहते हैं कि तो वे रानियां जो हैं तमाम प्रकार के भूषण मतलब आभूषण, इतने महंगे महंगे, इतने कीमती, इतने वजनदार आभूषणों का प्रयोग करती थी कि उन आभूषणों का वजन उठाने में उनका जो शरीर था असमर्थ होता था और वजन के कारण उन्हें अपना शरीर कमज़ोर लगता था। भूषण शिथिल, लेकिन अब उनका शरीर जो है क्यों शिथिल है? इसलिए शिथिल है कि उन्हें खाने के लिए अच्छा मिल नहीं रहा है, खाने का अभाव है, जंगलों में चल चल कर वो कमज़ोर हो गई हैं। तो वे रानियाँ जो तमाम प्रकार के आभूषण को पहनकर अपने आप को कमज़ोर महसूस करती थी, असमर्थ महसूस करती थी उन गहनों को का वजन उठाने में, आज वे जो हैं भूखे रहने के कारण अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही हैं। बिजन डुलाती तेवे, बिजन डुलाती हैं। और ये रानियां जो हैं महलों में रहती थी, तो उनकी जो दासियां थी उन्हें विजन अर्थात पंखे डुलाया करते थे, उन्हें पंखा झला करती थी। लेकिन अब ये रानियां यहाँ जंगलों में विजन अर्थात एकदम जो है अकेले जो है यहाँ वहाँ जंगलों में भटक रही है। विजन अर्थात जंगलों में भटकती फिर रही हैं। भूषण भनत शिवराज बीर तेरे त्रास। अब यहाँ पर भूषण जी कहते हैं कि हे शिवराज, आप कि जैसे वीर के आक्रमण के कारण इन रानियों की स्थिति हो गई है। नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। जो रानियां अपने महलों में अपने कपड़ों पर तमाम प्रकार के नग अर्थात कीमती हीरे, पत्थर, जवाहरात, माणिक, कीमती पत्थर को अपने वस्त्रों में जड़ाती थीं। अर्थात उनके वस्त्र जो है कीमती पत्थरों के बने होते थे, उसमें जड़े होते थे। आज वे नगन जड़ाती हैं, अर्थात आज वे एकदम पतले से कपड़ों में जो है वो जड़ाती हैं, अर्थात वो ठंडी का सामना कर रही हैं। जाड़ा लग रहा है उनको, वो जंगलों में भटक रही हैं जहाँ उन्हें ठंडी से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं और वे कपड़ों के अभाव में ठंडी से परेशान है, ठंडी का सामना कर रही हैं। तो इस प्रकार इस कविता में शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन बहुत ही अतिशयोक्तात्मक रूप से किया गया है। साथ ही रानियों की दयनीय स्थिति का भी वर्णन जो है किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।